स्वागत है बच्चों आप सभी का। आप लोग हो मेरे चैनल सिंपली फिज़िक्स में और मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका फ्रेंड, आपका फिलोसफर दीपक अंतिम। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस और उनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वाला टॉपिक बहुत इजी होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। एक बार ध्यान से सुन लोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज भी होगी रियल लाइफ की, और साथ में एग्ज़ाम के अंदर भी काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल मिस करने योग्य नहीं है। फुल मार्क्स इस यूनिट में आपके हैं अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से और पूरा सुनोगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। यूजेस एंड सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स। यूजेस एंड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन of EM waves। सबसे पहली EM वेव जो हमने पढ़ी कि कैसे प्रोड्यूस हुई, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हुई। एक तरफ ट्रांसमीटर था, एक तरफ सोर्स था, यहाँ पर स्पार्किंग, यहाँ भी स्पार्किंग, यहाँ चिंगारी और यहाँ भी चिंगारी, इधर चिंगारी हो रही है तो इधर भी चिंगारी हो रही है, ठीक है, क्योंकि EM वेव ट्रैवल कर रही है और यहाँ पर उसने स्पार्किंग प्रोड्यूस करी। ये एक टाइप की EM वेव थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी स्टडी की गई तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इनको क्लासिफाई करना ज़रूरी हुआ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम उनको क्लासिफाई करें, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो हमें एक ग्राफ मिलता है, जो हमें एक टेबल मिलता है, जो हमें एक डायग्राम मिलता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके बारे में हम उनका यूजेस और उनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टडी करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो हमारी वेव है, सबसे बड़ी वेवलेंथ की, सबसे कम एनर्जी की, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की, वो है रेडियो वेव्स। तो शुरू करते हैं रेडियो वेव्स के साथ। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स में हमें इसकी वेवलेंथ पता होनी चाहिए, और सबसे छोटा जो सिंपल फिगर है ना याद रखने वाला, वो है इनकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। तो जितनी भी वेव्स होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से बड़ी है उनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। और याद रखो ये क्लासिफिकेशन बहुत शार्प नहीं है। ईएम वेव्स का जो क्लासिफिकेशन है बहुत शार्प नहीं है भाई, ये ऐसे ऐसे नहीं है, ठीक है, ओवरलैपिंग टाइप है। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ 0.1 मीटर से बड़ी होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ। अब 3 × 10⁸ होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन 3 को थोड़ा सा माफ़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 10⁸ बाई 0.1 मीटर और 1/10 ये बन जाएगा 10⁻⁹ हर्ट्स। तो 10⁹ हर्ट्स से जितनी भी कम फ्रीक्वेंसी होंगी ना उनको हम रेडियो वेव्स का नाम देंगे, ठीक है। आपका जो FM चैनल है ना उसमें देखो कहाँ से कहाँ वेरी करती है फ्रीक्वेंसी, उसमें वेरी करती हैं 80 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 120 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अगर 100 मान लें, 100 मेगाहर्ट्ज, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सो 100 मेगाहर्ट्ज, मेगा होती है 10⁶, यानी 10⁸ हर्ट्ज। देखो ये बिल्कुल सही उसी कैटेगरी में फॉल करता है, यानी 10⁹ हर्ट्ज से जितनी भी कम फ्रीक्वेंसी होगी ना वो सारी रेडियो वेव्स में आती है। सो 10⁸ हर्ट्ज ये हमारी है रेडियो वेव्स, और FM का एग्जांपल हमने लेके समझा, ठीक है। अब हम इनके यूजेस देखते हैं। अच्छा उससे पहले सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं पहले। तो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? देखो हमारे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स ही प्रोड्यूस की थी। यहाँ स्पार्किंग हो रही है तो यहाँ भी स्पार्किंग हुई, इसका मतलब जो वेव्स प्रोड्यूस हुई उसे हम कहते हैं रेडियो वेव्स। और इनका जो सोर्स क्या है, यहाँ पर चार्ज ऑसिलेट करते हैं। यहाँ स्पार्किंग होने मतलब क्या है कि अचानक से हमारे जो दो मेटल के बॉल्स थे उनका चार्ज अचानक से लीक कर जाता है, एयर में से दोबारा से कलेक्ट होता है, फिर
लीक कर जाता है। तो ऐसे ऑसिलेटिंग चार्जेस रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करना बहुत ईजी है। कभी आपने देखा होगा, आप सुबह सुबह जॉगिंग पे गए होंगे, कभी आपने ईयर प्लग्स, ब्लूटूथ वाले नहीं, ईयर प्लग्स लगाए होंगे और आप जॉगिंग करते हो, आपने देखा होगा कि आपके जब वायर कपड़ों पे लगता है तो हल्की हल्की आवाज़ आती है, चिट 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 चिट, यानी कि आपके कपड़ों में जो हल्की फुल्की स्पार्किंग होती है ना, उसकी वजह से छोटी मोटी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो आपके वायर में से जो वेव्स जा रही है ना, करंट जा रहा है, उसको इफ़ेक्ट करती हैं, उसको चेंज करती हैं। और हो सकता है जो रेडियो वेव्स है सीधे जो है आपके जो आपके प्लग्स हैं, ईयर प्लग्स हैं, वो कैच करते हैं, ठीक है। या कभी आपने देखा होगा स्पार्किंग हो रही है, मतलब कहीं पर पोल के ऊपर वायर्स में स्पार्किंग हो रही है, या कोई लूज़ कनेक्शन है, या फिर आसमान में बिजली चमक रही है तो आपके टीवी में गड़बड़ होती है ना, तो जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस है ना, उससे भी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसीलिए रेडियो में बहुत बार डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योर रेडियो वेव्स इज ऑसिलेटिंग चार्जेस। सो सोर्स क्या होगा? सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स इज ऑसिलेटिंग चार्जेस, ठीक है। बहुत इजी है रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करना, और डिटेक्ट करना तो उससे भी इजी है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताऊं, ठीक है, आप करके देख सकते हो। आप जो है ना, एक एल्यूमिनियम का वायर लो, ऐसे एक एल्यूमिनियम का वायर लो, ओके, ये एल्यूमिनियम वायर है, और इसको किसी धागे से हैंग कर दो, टंगा दो ऐसे, जैसे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने जो अपना रिसीवर बनाया था ना, वैसा ही, ठीक है। उसने यहाँ पर मेटल बॉल्स लगाई थी, आप लगाना चाहो तो लगा लो, ना तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे आप जो है छोटे छोटे वायर ज्वाइन कर लो, और इन वायर्स को अगर आप हल्का सा टच करोगे ना, ऐसे टच करोगे गीले हाथों से, तो आपको बिल्कुल मामूली सा करंट फील होगा, ठीक है। और अगर आप अपनी जीभ के ऊपर इसको लगाओगे ना, तो आपको फील होगा अच्छे से कि वाकई में हवा में करंट है, हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और वो रेडियो वेव्स इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके यूजेस बहुत इजी है, नाम ही रेडियो वेव्स है। सो रेडियो वेव्स के यूजेस हैं, इसके जो यूजेस हैं बहुत इजी हैं। यूजेस, पहला यूज़ है कम्युनिकेशन, बहुत इजी, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में आपका रेडियो भी आ गया, आपका एफएम भी आ गया, एफएम रेडियो में आता है, टीवी भी आ गया, और मोबाइल कम्युनिकेशन भी आ गया, ठीक है। तो रेडियो वेव्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, कम्युनिकेशन। दूसरा यूज़ है रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ये क्या चीज़ है? रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ये मत सोचो कि रेडियो वेव्स इंसानों ने ही प्रोड्यूस करे हैं। रेडियो वेव्स दुनिया में जब से यूनिवर्स बना है तभी से हैं, ठीक है। डिटेक्ट करना और उसको यूज़ करना हमने अब सीखा है। अभी आप कभी देखते होगे आपके टीवी में कोई चैनल ना आ रहा हो, कोई सिग्नल ना आ रहा हो, तो आपकी टीवी में ऐसे बारिश जैसी होती रहती है ना, है ना, ठीक है। बेसिकली वो क्या है? वो ऐसी रेडियो वेव्स हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, उनका मिक्सचर वो हमें दिखाई देता है। जो रेडियो वेव्स हैं यूनिवर्स में हमेशा से रही हैं। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े एंटेना होते हैं, इतने बड़े एंटेना होते हैं, कई किलोमीटर दूर तक फैले हुए एंटेना होते हैं, और वो क्या करते हैं, यूनिवर्स में से कहीं से भी आने वाली रेडियो वेव्स को कैच करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब कोई स्टार होता है, जब स्टार मर जाता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार, इस तरह के स्टार, या फिर ब्लैक होल भी बन सकता है, वाइट ड्वार्फ भी बन सकता है, रेड जायंट भी बन सकता है। तो इस प्रोसेस में ना वो रेडियो वेव्स एमिट करता है, क्योंकि बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स उसमें होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, बहुत तेज़ी से ऑसिलेट करता है। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उसको EM वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो रेडियो वेव्स हमारी तरफ आती हैं, और वो रेडियो वेव्स करोड़ों साल पहले एमिट हुई थी, और वो लाखों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके हमारे पास आज पहुंची हैं। यानी कि वो विंडो है हमारे पास्ट का, वो वेव्स हमें आज मिल रही हैं और इन्फॉर्मेशन दे रही हैं लाखों साल पहले का, करोड़ों साल पहले का इनफैक्ट, ठीक है। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। तो ये हुए यूजेस रेडियो वेव्स के। अब हम बढ़ते हैं माइक्रोवेव्स।
माइक्रोवेव्स का यूजेस एंड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ क्या है? माइक्रोवेव की वेवलेंथ देखो 0.1 मीटर तो हमारी रेडियो वेव्स की थी, यानी 0.1 से आगे चलेंगे। सो 0.1 मीटर से चल करके 1 मिलीमीटर तक की जो वेव्स हैं वेवलेंथ वाली, उनको हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 10⁻⁹ हमने 9 निकाला था ना इसके लिए। सो 1 मिलीमीटर के लिए क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर के लिए फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, यानी ये बन गया 10⁻11 हर्ट्ज। तो हमारी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 10⁻9 से लेके 10⁻11 हर्ट्ज होती है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये शार्प बाउंड्रीज नहीं हैं, ओवरलैपिंग है। अब हम ये सोर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रोवेव का सोर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही डिफरेंट है तो ऑसिलेटिंग चार्जेस, लेकिन ऑसिलेटिंग चार्जेस को बहुत ही स्पेशल तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है एक स्पेशल डिवाइस में। उस डिवाइस को कहते हैं मैग्नेट्रॉन। ठीक है, या क्लिस्ट्रॉन भी कह देते हैं, KLYSTRON। ये है सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यूजेस देखते हैं। यूजेस कुकिंग का लास्ट में ले लेंगे। सबसे पहले लेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। दूसरा है रडार देखा है, खासकर वॉर मूवीज में देखा होगा आपने। एक स्क्रीन होती है जिसमें एक ग्रीन सी रॉड ऐसे मूव करती रहती है, रोटेट करती रहती है ऐसे, और बीच बीच में कुछ चमकता रहता है। तो रडार क्या करता है, यहाँ पर हम लोग किसी एंटेना की हेल्प से रडार यानी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स भेजते हैं। वो टकरा के किसी चीज़ से वापस आएंगी, खासकर किसी प्लेन या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या ड्रोन, है ना, उसे टकरा के वापस आएंगी। और हमें मालूम पड़ेगा कि वो चीज़ किस तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी दूर है, फ्रेंडली है या फिर एनिमी की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली होता क्या है, माइक्रोवेव्स को छोड़ते हैं, टकरा के वापस आती है, जाने आने में कितना टाइम बीता उससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और उसकी पोजीशन किसी रेट से चेंज हो रही है उससे हम की स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव्स यानी माइक्रोवेव्स का यूज़ रडार में भी होता है। अब रडार का फुल फॉर्म क्या है? रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, पता लगाना डिस्टेंस का और स्पीड का और डायरेक्शन का। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार। और खाना पकाने में और खाना गर्म करने में तो यूज़ करते हैं, इसे आजकल यूज़ कर रहे हैं। कुकिंग में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हुई हमारी माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज। तो इसकी वेवलेंथ की बात करें तो इसकी वेवलेंथ वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर माइक्रोवेव की ख़त्म होती है, यानी कि 1 मिलीमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी आई थी 10⁻11 हर्ट्ज, और लगभग इसको 1000 नैनोमीटर ले लेते हैं कैलकुलेशन आसानी करने के लिए। तो ये बनेगा 10⁻8/1000 नैनो मीन्स 10⁻⁹, 10⁻⁶ ऊपर गया तो 10⁻14 हर्ट्ज। तो इंफ्रारेड रेज का वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻14 हर्ट्ज होती है इंफ्रारेड रेज। इनका सोर्स क्या है प्रोडक्शन का? सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, सोर्स है ऑसिलेटिंग मॉलिक्यूल्स और
ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, है ना। हमने पढ़ा था पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। हाइड्रोजन अगर एटम की स्पेक्ट्रम की बात करें तो फंड सीरीज, पास्चन सीरीज, उसमें क्या होता है, उसमें इंफ्रारेड रेज तो निकलती हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है कहीं से भी, तो इंफ्रारेड रेज एमिट होती हैं। तो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑसिलेटिंग मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यूजेस क्या है? यूजेस सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है अगर सनलाइट में कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली जो चीज़ होती है ना, तो वो इंफ्रारेड रेज ही होती है। तो बेसिकली सनलाइट की वजह से सुखाना, है ना, ड्राइंग, वो हम इंफ्रारेड रेज की वजह से करते हैं। सो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स एंड फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट कहना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, ओके। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादातर ना नेगेटिव सेंस में आजकल यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ को वार्म भी रखता है ना। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा या जैसे हो रहा है तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कुछ हीटिंग तो ज़रूरी भी है। अब जैसे हमारी अर्थ है, ये सन है, और सन से आने वाली जो लाइट है ना, वो एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली हीट नहीं करती, सीधे स्ट्रेट अवे अर्थ को हीटिंग करती है, अर्थ को गर्म करेगी, और अर्थ गर्म होने के बाद इंफ्रारेड रेज एमिट करेगी। वो इंफ्रारेड रेज हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा और हमारी अर्थ को गर्म रखेगा। अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होना तो क्या होगा, दिन के समय हमारी अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि उबल जाएगी, और रात को इतनी ठंडी हो जाएगी कि -200 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा, जैसे मून पे होता है। वो तो रहने लायक होगा ही नहीं ना। तो बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से निकलने वाली इंफ्रारेड रेज की वजह से गर्म होकर के हमें गर्म रखता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कार, अगर आपकी कार धूप में खड़ी रह गई काफ़ी देर और आप एंटर करोगे तो उससे जैसा बड़ा हेल दुनिया में नहीं होगा, है ना, इतना मुसीबत होती है। तो वो बेसिकली होता क्या है कि सन की लाइट शीशों के अंदर से आई, आपके कार के सीट्स, डैशबोर्ड, फ्लोर, दीवारें सब गर्म हो जाती है। उसकी गर्म होने के बाद हवा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर गर्मी प्रोड्यूस होती है। तो वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक मिनी इफेक्ट है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा, आपके रिमोट के अंदर भी इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं। रिमोट है ना, आप अपने रिमोट को ना अगर चेक करना है तो रिमोट को आपके फ़ोन के कैमरा के सामने चलाओ तो आप देखोगे वो एक वाइट कलर की लाइट ब्लिंक करेगी उसके अंदर। लेकिन अगर हम सामने करेंगे अपनी आँखों के सामने स्ट्रेट, तो बहुत हल्की सी रेड लाइट चमकेगी, वो भी बिल्कुल अंधेरे कमरे में, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस में इसे यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइसेस, ठीक है। और कभी आपने देखा होगा किसी के घर में या एटीएम के बाहर कैमरा लगा हुआ है और शाम के टाइम अगर आप देखते हो तो लगता है कि हल्की हल्की रेड लाइट एमिट हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की। वो क्या है, वो एलईडीज़ हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, और वो एमिट करती हैं इंफ्रारेड रेज। अगर आप यूँ धोखे में रह जाओ कि भाई अंधेरा हो गया है, शायद मैं नज़र ना आऊँ और मैं जो है कुछ, तो क्या होगा, आप अच्छे से नज़र आओगे। आप शायद सोच रहे होगे इस लाइट में शायद मैं नज़र ना आऊँ, लेकिन वो इंफ्रारेड रेज आपको कंप्लीटली दिखा देगी, ठीक है। तो हम लोग नाइट विजन कैमरा के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। सो नाइट विजन कैमराज, नाइट विजन कैमरा, तो नाइट विजन कैमरा के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और मसल के पेन को दूर करने के लिए वगैरह वगैरह, क्योंकि हीटिंग प्रोड्यूस करना ना बेसिकली, तो सिकाई करने के लिए, मोच आ गई है वगैरह वगैरह के लिए हम लोग इंफ्रारेड रेज को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट है विजिबल रेज, विजिबल लाइट। नेक्स्ट इज विजिबल लाइट।
विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है याद रखने योग्य है, क्योंकि इसी के बेस को, इसको बेस बना करके हमने बाकी सारी याद करी हैं। 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक जो वेव्स हैं वो हमारी विजिबल लाइट होती है, यानी कि रेड से लेकर के वायलेट। इनका सोर्स क्या है? अगर सोर्स की बात करें तो इनका सोर्स है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता है बामर सीरीज के अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड ऑर्बिट में आता है तो जो लाइट एमिट होती है वो विजिबल लाइट होती है। सो सोर्स इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। सो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from higher energy level to lower energy level। सिंपल। अब इसके यूजेस की बात करें। इसके यूजेस की बात करने की जरूरत है क्या? क्या आप सारे यूज बता सकते हो? तो यूजेस की बात करें तो सबसे बड़ा यूज़ क्या है? आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ और आप मुझे दिखाई दो, है ना? तो किस वजह से होता है? इन्हीं की वजह से होता है। तो देखने के लिए यूज़ करते हैं इनको। तो सी देखने के लिए। और कोई यूज़ है क्या? कुछ भूल रहे हैं हम लोग? कुछ यूज़ नहीं है? अरे क्लोरोफिल। हम लोग और आप लोग जिंदा हो तो इस क्लोरोफिल की वजह से ना जो प्लांट्स बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। सनलाइट इज़ व्हाट? लाइट, विजिबल लाइट। सो फोटोसिंथेसिस है ना, इसको तो भूल ही नहीं सकते, हम जिंदा हैं तो इसी की वजह से। ये इसकी यूजेस। ओके, नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसकी जो वेवलेंथ हमने बताई थी 400 नैनोमीटर से शुरू करते हैं। सो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक जो लाइट होती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट। यस, अल्ट्रा वायलेट लाइट, गलती होगी बीच में। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻14 से लेकर के नैनो 10⁻⁻9 ऊपर जाके 8 के साथ 17 10⁻17 नैनोमीटर तक होती है। सोर्स क्या है? इसका सोर्स भी वही है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। लाइमन सीरीज में यही तो होता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो लाइट एमिट होती है वो लाइमन सीरीज वो अल्ट्रावायलेट ही तो होती है। सो बेसिकली ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, सेम वही बात। यूजेस की बात करें, अच्छा आपने RO प्लस UV पढ़ा है क्या? मैं किसी ऐड नहीं कर रहा। RO प्लस UV पढ़ा है, सुना है, देखा है? आपके घरों में जो RO हो शायद RO प्लस UV हो। UV क्या है? अल्ट्रावायलेट। कई बार देखा होगा कि जब आपका RO ऑन होता है तो एक हल्की सी एक ट्यूब के अंदर ग्रीन करके लाइट चमकती है। बेसिकली वो क्या है? अल्ट्रावायलेट लाइट ही है। आपका पानी जो है उस ट्यूब के चारों तरफ से घूम के जाता है, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है पानी के ऊपर और सारे वायरसेस बैक्टीरिया को 100% साफ़ कर देती है, कोरोना वायरस को भी, है ना? क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट बेसिकली सभी टाइप के बैक्टीरिया वायरस को मार देती है। तो क्या कहेंगे इसको? टू प्यूरिफाई, या प्यूरिफाई वर्ड ठीक है, टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। और कोई यूज़? यस, नकली नोट पहचानने के लिए भी यूज़ करते हैं। हो सकता है आप जो ATM हो वो या फिर बैंक हो उसमें मशीन लगी हुई हो, वो नकली नोट पहचानने वाली, वो UV यूज़ करती हो। तो टू डिटेक्ट फेक करेंसी, फेक करेंसी डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
और कोई यूज़? फोरेंसिक्स में भी इसका यूज़ है। फोरेंसिक्स क्या? फोरेंसिक्स होता है जासूसी। किसी क्राइम सीन के अंदर क्लूज़ को ढूंढने के लिए भी हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई क्राइम सीन है, यहाँ पर जो डिटेक्टिव होगा ना, सीबीआई का वगैरह वगैरह जो भी है, वो एक पाउडर स्प्रे कर देगा पूरे कमरे में और सारी लाइट को ऑफ करके अल्ट्रावायलेट लाइट से देखेगा ऐसे से। और अगर वहाँ पर कोई छोटा सा ब्लड का टुकड़ा है, कहीं पर बूंद है, ड्रॉप है, स्पेक है, तो चमकेगा, बहुत अच्छे से ब्राइट चमकेगा। कोई हेयर का पीस है ना, वो साफ नज़र आ जाएगा। तो ऐसे सीन में जहाँ पर आँखों को साफ नज़र नहीं आता, वहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से ये सारी चीज़ें हमें क्लियर नज़र आती हैं। तो ये फोरेंसिक्स में भी इसका यूज़ है। एक और यूज़ है जिसे कहते हैं डेंटल क्योरिंग। डेंटल क्योरिंग आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना, खाना खा के ब्रश कर लेते होगे, कुछ भी मीठा खा करके, रात को ब्रश करते होगे, सुबह उठ के ब्रश करते होगे, आपके दांत तो ठीक होंगे। लेकिन कभी कभार गलती से अगर दांत में कीड़ा हो जाए और आप डेंटिस्ट के पास जाओ, तो डेंटिस्ट क्या करता है, आपको चेयर पे बिठा करके और एक दांत में एक वाइट कलर का एक केमिकल लगाता है और बाद में एक उसके पेन होता है, स्पेशल पेन, उसमें टाइमिंग सेट करता है वो 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, और उसको आपका मुंह खोल करके लाइट आपके मुंह में डालता है। वो होती है अल्ट्रावायलेट लाइट। उस अल्ट्रावायलेट लाइट में वो जो केमिकल दांत में डाला है ना, वो पत्थर बन जाता है, उसको कहते हैं डेंटल क्यूरिंग। तो अल्ट्रावायलेट लाइट को हम लोग डेंटल क्यूरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फेक पेंटिंग्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे यूजेस अल्ट्रावायलेट लाइट के। अब हम आते हैं एक्सरेज। सबको पता है एक्सरेज? एक्सरेज की वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से छोटी, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10⁻17 से लेकर के -9 और 3 -12 और ऊपर जाकर के 8 के साथ 20, तो 10⁻20 हर्ट्ज तक होती है। और इसका सोर्स क्या है? सोर्स भी वही है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। क्या ट्विस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तो होना है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे होना है, लेकिन हैवी मेटल्स या हैवी एलिमेंट्स में, टंगस्टन जैसे हैवी एलिमेंट्स में, जिसका बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर है, बहुत बड़ा साइज़ है, बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, तो जो इनर मोस्ट एनर्जी लेवल होगा ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन के साथ न्यूक्लियस के साथ होगा। वहाँ के इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत मुश्किल काम। लेकिन अगर वहाँ के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आकर के जंप करेंगे ना, वो ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आएंगे और ज़बरदस्त एनर्जी एमिट करेंगे। वो एनर्जी एक्स रेज होगी। सोर्स सेम, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सोर्स क्या कहेंगे इसको? सोर्स इज ट्रांजिशन of electron from higher energy level to lower energy level, to lower level in heavy elements, in elements having लार्ज मास नंबर। इसकी स्पेशल ट्यूब होती है एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए। यूजेस पे आते हैं। यूजेस पहले तो टूटी हड्डी देखने के लिए है ना, डायग्नोसिस स्पेलिंग चेक कर लेना, डायग्नोसिस
और सिक्योरिटी, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, मेट्रो में जाते हो, आपके सामान को एक बॉक्स में रखा जाता है, बॉक्स के अंदर एक ट्रेडमिल लेके जाती है, दूसरी तरफ से निकल के आती है ना, बीच में नज़र नहीं आता, बीच में एक्सरेज डाली जाती हैं आपके सामान के ऊपर, और साइड में बैठा हुआ आदमी कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखता रहता है, आपके सारे सूटकेस के अंदर सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ जाती हैं कि कोई बॉम्ब तो नहीं लेके जा रहे आप, कोई गन तो नहीं है उसके अंदर। तो सिक्योरिटी, दूसरा है सिक्योरिटी के लिए मेटल, जो पुर्जे होते हैं ना, पुर्जे मशीनों के पार्ट्स, मशीन पार्ट्स, उनके डिफेक्ट को देखने के लिए भी यूज़ करते हैं, टू स्टडी डिफेक्ट्स, टू स्टडी डिफेक्ट्स इन मशीन पार्ट्स, मशीन पार्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। कई बार खुदाई करने से अच्छा है भाई एक्सरे डाल के देख लो अंदर कुछ है काम की चीज़, खाम खाम उसको तुम खोदो और कुछ मिले ना, है ना। तो हम लोग यूज़ करते हैं, ज़मीन को, आर्कियोलॉजी, वर्ड भूल गया था, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ठीक है, बहुत सिंपल, आर्कियोलॉजी। लास्ट में आते हैं गामा रेज पर। लास्ट है हमारा गामा रेज, गामा रेज इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है 10⁻³ नैनोमीटर से छोटी, और फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻20 से बड़ी। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी 10⁻20 से बड़ी होगी, ये गामा रेज। और सोर्स क्या है इसका? सोर्स सबसे डिफरेंट है, इसका सोर्स है न्यूक्लियर रिएक्शन। सोर्स इज न्यूक्लियर रिएक्शन, ये है इसका सोर्स, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियस में जो खासकर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं ना, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हैं, बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं, और जब भी अल्फ़ा और बीटा एमिट करते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद। और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे ना तो गामा फोटोन या गामा रे एमिट करते हुए आएंगे, ठीक है। तो इनका सोर्स है न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले टॉपिक के अंदर। यूजेस इसका यूज़ है आपके जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उनको स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उनको पैक कर देते हैं पहले एल्यूमिनियम के फॉइल वगैरह में या प्लास्टिक में, जिसमें भी, और उसके ऊपर बाद में गामा रेज डाली जाती हैं। अच्छे से अच्छा सैनिटाइज़र 99.9% वायरसेस बैक्टीरिया को मारता है, कोरोना वायरस को भी मार देगा, लेकिन 99.9 है ना, इसमें 0.1% तो रह गए। लेकिन गामा रेज 100% सफ़ा चट कर देती है, बिल्कुल बढ़िया क्लीन स्टरलाइज कर देती है, एक भी वायरस बैक्टीरिया नहीं होता, ठीक है। हाईली एनर्जेटिक होती हैं, लोहे की दीवार में से पास हो सकती हैं गामा रेज, तो ज़बरदस्त पावर होती है इनकी, ज़बरदस्त एनर्जी होती है। तो स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, दूसरा यूज़ है टू इनिशिएट न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन को शुरू करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और कैंसर सेल्स को भी मार सकते हैं। टू किल कैंसर सेल्स। तो ये हुए हमारे सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यूजेस और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इजी है ना, मज़ेदार, इतनी सारी यूजेस एक तरीके से पूरी लाइफ के अंदर जितना भी कुछ होता है ना आसपास हमारे वर्ल्ड में, जो कुछ भी हो रहा होता है,
सबका कुछ ना कुछ यूज़ हम यहाँ देख रहे हैं हर तरीके से, ठीक है। बिल्कुल मिस नहीं करना, इसको अच्छे से देखो, बार बार देखो और आप दिमाग में बैठा लो। ये तो ऐसी चीज़ है जीके की तरह, है ना, हर जगह यूज़ होने वाली चीज़, ठीक है। तो कैसा लगा आपका लेक्चर? होप यू लाइक इट। सो लाइक, शेयर, और देखो नीचे नीचे एक बेल का आइकन है, आप उसको प्रेस करोगे ना उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो प्लीज़ कलर चेंज करो मेरे लिए, ठीक है। ओके, सी यू, बाय।